गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपनों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड सम प्रिंसिपल। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। So IR spectroscopy is a type of absorption spectroscopy. Second point is that it is used for the detection of functional group as well as fingerprinting. Third point क्या था कि vibrational and rotational spectra ये exhibit करता है and fourth point ये था कि IR spectroscopy में कौन सा radiation यूज होता है, infrared radiation. Infrared radiation का जो range है that is in between 15 micron to 2.5 micron. 2.5 micron and 15 micron के जो रेंज में रेडिएशन आता है that is known as infrared radiation. अब आप देख सकते हो कि 15 and 2.5 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जब सिग्नल आएगा then it will be overlapping like this because इन दोनों के बीच में स्पेस इतना कम है कि सिग्नल्स ओवरलैप हो जाएंगे। तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड मेक दिस वैल्यू लार्जर। इसका जो वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाओगे आप? बाय कन्वर्टिंग दिस माइक्रोन इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो माइक्रोन है उसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे देन इट विल बिकम 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू कैसे आया है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया हुआ है। सो द रेंज ऑफ आईआर इज इन बिटवीन 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द रीजन फ्रॉम 1500 to 667 and 4000 to 1500. क्लियर? अब ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है that is used for the detection of functional group and as well as for the fingerprinting. तो functional group determination के लिए कौन सा रेंज होगा? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज फॉर functional group determination। और ये जो रेंज है 1500 to 667 that is for the fingerprinting। clear? So this is the basic of IR spectroscopy। अब मैंने बोला था कि molecule will have a dipole moment। अगर molecule के पास dipole moment है then it will show the IR spectrum। तो उसके लिए मैंने दो टाइप्स के मोशन बोले थे, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब वाइब्रेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। Which are the two types? Stretching vibration and second is bending vibration। क्लियर? तो फर्स्ट वाइब्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड इज बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या आता है? फर्स्ट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सेकंड इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। क्लियर? बेंडिंग में फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज scissoring, second rocking, third wagging, fourth is twisting। So what do you mean by scissoring, rocking, wagging, twisting? वो सब मैंने सिखा दिया है आपको सेकंड लेक्चर में। तो कैसे सिजरिंग होता है, जस्ट लाइक द सीजर, देन रॉकिंग में दोनों एक साइड होता है, वैगिंग में व्हाट इज हैपनिंग, एक आगे है तो एक पीछे है, देन एक पीछे है तो एक
आगे है। देन ट्विस्टिंग में क्या होगा, दोनों आगे जाएगा या दोनों पीछे आएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। क्लियर? सो सीजरिंग then rocking means it will go upwards then it will go downwards। बैकिंग में क्या होगा, एक आगे जाएगा तो एक पीछे रहेगा, एक पीछे आएगा तो एक आगे आएगा। क्लियर? ट्विस्टिंग में क्या होगा, दोनों जो बॉन्ड है दिस विल गो अप या दिस विल गो आउट ऑफ द प्लेन या इट विल कम इनसाइड ऑफ द प्लेन। सो दिस इज द ट्विस्टिंग। नाउ एक और फार्मूला मैंने करवाया था। व्हाट वाज द फार्मूला? हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेशनल ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हुक्स लॉ मैंने करवाया हुआ था, वो आप सॉल्व करोगे। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई c अंडर रूट ऑफ k बाय mu, where nu bar is wave number, pi is 3.14, c is the 3 into 10 raised to 10 centimeter per second, k is force constant and mu is reduction in mass। तो force constant जो है वो constant कब बदलेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो force constant कितना होगा, 5 into 10 raised to 5 ग्राम second raised to -2। डबल बॉन्ड होगा then it becomes 10 into 10 raised to 5। ट्रिपल बॉन्ड होगा then it will become 15 into 10 raised to 5। so this was the basic you should, अभी तक जो लेक्चर में हुआ है ये इतना बेसिक हुआ है जो आपको याद अभी होना चाहिए। डिटेल में मैंने समझा दिया है। नाउ अब ये जो वेव नंबर है इसको आपने क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी व्हाई, बिकॉज़ आईआर जो स्पेक्ट्रा है सो ये वेव नंबर का जो है उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई c अंडर रूट ऑफ k बाय mu। दिस इज द हुक्स लॉ फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब ये जो वेव नंबर है उसको अपने फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, आईआर लेवल फ्रीक्वेंसी। तो जब ch का स्ट्रेचिंग होगा then what will be the frequency ranges, उसको अपने देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर CHO। CHO में CH स्ट्रेचिंग होगा। अब इसमें कौन सा आएगा फ्रीक्वेंसी, 2700 to 2800, then 2800 to 2900। यहाँ पे क्या है कि डबलेट शो करेगा। ये जो रेंज है 4000 पर सेंटीमीटर टू 667 पर सेंटीमीटर, लेकिन जब रेडिएशन का इंटेंसिटी इतना होगा देन एल्डिहाइड विल एब्सॉर्ब द रेडिएशन। क्लियर? सो इट विल शो द डबलेट लाइक दिस। डबलेट दिखेगा। द रीजन फॉर दिस इज द फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस के वजह से एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो डबलेट देता है। वो मैं बाद में समझाता हूं कि व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस डबलेट। अब आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C डैश H। जब C ट्रिपल बॉन्ड C डैश H होगा then the frequency will be 3300। when it is double bond C double bond CH, the frequency will be 3100। when it is C single bond H, then the frequency is 3000 centimeter inverse। when C single bond C is there, then the frequency becomes 1100। when C double bond C is there, then frequency becomes 1650 centimeter inverse। when C triple bond C is there, then the frequency becomes 2150 centimeter inverse। and when C triple bond N is there, then the frequency becomes 2250 centimeter inverse। ये जो रीडिंग्स है या ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको याद होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज वेरी सिंपल, रॉकेट साइंस में ये कि आपको याद नहीं रहेगा।
एक बार आप याद करोगे देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दिस इज फॉर द CH स्ट्रेचिंग। CH स्ट्रेचिंग में इनमें फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगे। CH स्ट्रेचिंग के बाद आता है CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग किसमें दिखता है? एल्डिहाइड कीटोन। जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में CO स्ट्रेचिंग होता है देन द रेंज इज बिटवीन 1700 to 1725। सिमिलरली जब एस्टर में CO स्ट्रेचिंग होता है देन एस्टर में COR, एल्डिहाइड में CHO, COR होता है देन द वैल्यू बिकम्स 1735 to 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एमाइड आएगा। एमाइड में CONH2। जब एमाइड होगा देन द रेंज विल बी 1650 to 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड सिमिलरली एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मींस COCl जो है वो एसिड क्लोराइड है, उसका जो रेंज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1800 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा होगा देन दैट इज द सिग्नल फॉर एसिड क्लोराइड। COCl इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एल्डिहाइड कीटोन इज CHO या CO, एस्टर में COR है, एमाइड में CONH2 है, एसिड क्लोराइड में ग्रेटर देन 1800 है। सो दिस इज द CO स्ट्रेचिंग। अब आएगा OH स्ट्रेचिंग। OH stretching में first of all we will see the free OH stretching। जब OH जो होगा वो फ्री होगा then in which the value will be 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। जब OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा तब इसमें दो टाइप्स के हो जाएंगे। होता था टू टाइप्स, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? सो अगर आपके मॉलिक्यूल में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तब आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगा फ्रीक्वेंसी वो कितना है, एंड जब इंटर हो रहा है तब कितना है। इंट्रा में इट इज अराउंड 3200 to 3300 एंड इंटर में होगा 3300 सेंटीमीटर इनवर्स टू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन OH। अब बाकी बचा C डबल बॉन्ड O एसिड। एसिड में क्या होगा? अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेंज 2400 to 3400 है देन इट इज द सिग्नल फॉर COOH। अब लास्ट में बाकी बचा है NH स्ट्रेचिंग। NH में दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइन एंड सेकंड इज सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में क्या वैल्यू होगा एंड सेकेंडरी अमाइन में कौन सा वैल्यू होगा? प्राइमरी अमाइन में वैल्यू है 3300 to 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपके कंपाउंड में सेकेंडरी अमाइन है देन द IR स्पेक्ट्रम विल बी इन द रेंज ऑफ 3100 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये सब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आपको अगर ये फ्रीक्वेंसी आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। क्लियर? तो ये जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए एंड कम से कम इतना जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो राइट डाउन दिस। Okay, so this is the basic of IR spectroscopy। IR spectroscopy का रेंज होता है 15 माइक्रोन to 2.5 माइक्रोन एंड इट इज इन बिटवीन 4000 सेंटीमीटर इनवर्स to
667 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो रेंज है इसमें दो टाइप के रिजल्ट्स अपने को मिल सकते हैं। फर्स्ट रेंज इज फॉर फिंगरप्रिंटिंग एंड सेकंड इज फॉर द फंक्शनल ग्रुप। तो 667 से 1500 का जो रेंज है दैट इज फॉर द फिंगरप्रिंटिंग एंड 1500 से 4000 का जो रेंज है दैट इज फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अब IR जो है दैट इज बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। First is stretching vibration and second is bending vibration. Stretching vibration is again divided into symmetrical stretching and asymmetrical stretching. Bending में क्या होता है? Bending में again four types होता है. Bending is divided into scissoring, wagging, twisting and rocking. Clear? ये जो है that is in plane bending and this is out of the plane bending. Then comes our stretching vibration law. Hooke's law for stretching vibration. On the basis of that law, we have derived the formula of nu bar is equal to 1 upon 2 pi c under root of k upon mu, where pi is 3.14, c is equal to 3 into 10 raised to 10 centimeter per second, k is force constant and mu is reduction in mass. The force constant changes with the number of bonds. The force constant is different for single bond, different for double bond and different for triple bond. On the basis of this formula, we can determine the frequency of functional group in the molecule. कि ये मॉलिक्यूल में सपोज ये फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन से रेंज में IR रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट वी हैव फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। फर्स्ट इज CH स्ट्रेचिंग, देन CO स्ट्रेचिंग, देन OH स्ट्रेचिंग, देन NH स्ट्रेचिंग। CH स्ट्रेचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट CHO। CHO में दो टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे। फर्स्ट इज इन द रेंज ऑफ 2700 to 2800 एंड 2800 to 2900। अब ये जो दो सिग्नल मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द फर्मी रेजोनेंस। सी ये अपना मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में है। क्लियर? एंड ये एक्साइट हो जाता है, दिस विल एब्सॉर्ब द हायर रेडिएशन एंड इट विल गेट एक्साइटेड टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्लियर? तो मॉलिक्यूल अपना जो है वो ग्राउंड लेवल स्टेट में है, हायर रेडिएशन पास होता है, देन इट विल गेट एक्साइटेड टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। लेकिन इसके ऊपर भी कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं जिसके बारे में अपने को पता नहीं है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट में से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाता है तब जो ग्राफ मिलता है दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या होता है? उसका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है। देन कम्स द टर्म ऑफ ओवरटोन। सपोज ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दिस इज 500 सेंटीमीटर इनवर्स। 500 सेंटीमीटर इनवर्स किसका होता है? CI का। CI स्ट्रेचिंग जिसका है उसका ये सपोज CH का 3100 है। सिमिलरली CI का फ्रीक्वेंसी जो है वो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ओवरटोन का मतलब क्या है? सी सपोज 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, ये फ्रीक्वेंसी में एक अलग सिंबल आता है, एक अलग रीडिंग आता है IR स्पेक्ट्रा में, दैट इज नोन एज ओवरटोन। तो अभी 2 न्यू मतलब न्यू इज 500, तो 2 न्यू मींस 1000, तो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स में एक छोटा ओवरटोन आता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली CI की वजह से ही ये मिलता है, बट फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है इसका दैट इज एट 500 सेंटीमीटर इनवर्स। और जब 1000 होता है, 1000 का जब रेडिएशन आता है देन अ स्मॉल पीक इज ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज नोन एज ओवरटोन। तो यहां पे क्या हो रहा है? CHO में इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है,
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से अपने को एक ये मिल रहा है पीक। सिमिलरली इसका बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होगा, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से जो पीक मिलेगा वो इससे कम होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो वो इससे कम है। अब बेंडिंग फ्रीक्वेंसी का जो ओवरटोन होगा, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी सपोज 500 पे आया तो 1000 से जो ओवरटोन होगा तो वो इससे भी छोटा होगा। क्लियर? अब ये जो ओवरटोन है, बेंडिंग का जो ओवरटोन एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है, इन दोनों के बीच में कपलिंग होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कपलिंग, बिकॉज ऑफ द फर्मी रेजोनेंस, वी आर गेटिंग लाइक दिस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है वो बेंडिंग का ओवरटोन है एंड ये जो है वो फंडामेंटल है स्ट्रेचिंग का। तो अपने को कई बार ऐसे सी दिस इज आवर आईएस फैक्टर, लाइक दिस सिंबल इज ऑब्टेन। तो अपने ये देखना कि ये जो है सपोज से CH का है, ये CO का है, ये CN का है, ऐसे सिंबल है। एंड ये जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवरटोन, ये आपके मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है, स्टिल इसको कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरटोन ऑफ सम अदर फंक्शनल ग्रुप। कोई और फंक्शनल ग्रुप का ओवरटोन यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो मेजर फंडामेंटल है वही आपको देखना है एंड ये जो छोटे छोटे जो पीक्स है उस पे आपको ध्यान देना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे जो दो पीक्स मिलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्मी रेजोनेंस एंड इसमें आपको एक और वर्ड आ गया दैट इज योर ओवरटोन। क्लियर? नाउ सेकंड इज CH stretching in between C triple bond CH that is 3300, double bond CH में होगा then it will be 3100, single bond CH will be 3000. Now C single bond C का जो वैल्यू है that is 1100, C double bond C is 1650, C triple bond C is 2150 and C triple bond N is 2250. So your CH stretching is completed, then comes your CO stretching. CO stretching is seen in aldehydes and ketones. aldehyde में CHO है तो यहाँ पे CO stretching दिखेगा, कीटोन में भी CO है तो वहाँ पे भी CO stretching दिखेगा एंड इसका जो रेंज है that is 1700 to 1725. नेक्स्ट कम्स योर एस्टर। एस्टर का क्या है फंक्शनल ग्रुप COOR, तो उसमें भी CO स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा एंड उसका रेंज है 1735 to 1750. देन कम्स योर एमाइड। एमाइड इज CONH2 एंड उसमें रेंज होगा 1650 to 1680 एंड एसिड क्लोराइड में दैट इज COCl, उसका रेंज होगा 1800 से ग्रेटर देन दैट ऑफ 1800 इज नोन एज एसिड क्लोराइड। Then comes your OH stretching. OH stretching में मैंने free OH stretching लिखा हुआ है। What do you mean by free OH? C. इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। सपोज दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है दैट इज योर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या होगा? C H वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं HOH, देन अगेन HOH सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा, इनके बीच में जो OH बॉन्ड बन रहा है दिस इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पास में आ जाएगा एंड इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है एंड दैट इज नोन एज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा पॉसिबल है, इंटर पॉसिबल है। देन व्हाट डू यू मीन बाय फ्री OH? फ्री OH का मतलब suppose this is a
OH। ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल दूसरे फिनॉल के OH के साथ इंटर बॉन्डिंग बना सकता है। बट सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है CH3 एंड CH3। सिमिलरली यहाँ पे है CH3 एंड CH3। अब ये जो बॉन्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, दूसरा सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है। सपोज दिस इज आल्सो OH, देन दिस हैज CH3 and CH3, and here also CH3 and CH3। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है फिनॉल में बाजू में जो ग्रुप आया है, इसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। सो द स्पेस इन बिटवीन द OH एंड OH इंक्रीजेस। इनके बीच में जगह बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ विच इंटर या इंट्रा बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इंट्रा या इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा जब सिचुएशन होगा, देन यू विल गेट फ्री OH stretching। फ्री OH stretching is in between 3600 centimeter inwards। जब इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, then it will be 3300 to 3400। इंट्रा होगा, then it will be 3200 to 3300। अब ये जो है COOH, इसमें भी OH स्ट्रेचिंग होगा, it will be 2400 to 3400। अब NH स्ट्रेचिंग में दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन इज इन द रेंज ऑफ 3300 to 3400 एंड सेकेंडरी अमाइन का जो रेंज होगा दैट विल बी इन बिटवीन 3100 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होगा। So what is your topic? Instrumentation of IR spectroscopy। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या होना चाहिए? IR का सोर्स, इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स। Suppose this is my IR source। अब ये जो है वो दो डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट करेंगे। ऐसे एमिट किया रेडिएशन, यहां पे क्या रखा हुआ है? मिरर। यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द IR रेडिएशन, ये यहां से जा रहा है, एंड दिस इज माय IR रेडिएशन। दिस इज आल्सो माय IR radiation। This is the source of IR radiation and this is by mirror। This is also mirror। अब यहाँ पे क्या है? एक रेफरेंस दिया हुआ है एंड यहाँ पे है सैंपल। ओके, अब ये रेफरेंस में से पास होगा रेडिएशन एंड सैंपल में से पास होगा। अब ये जो रेडिएशन आ रहा है बाहर, दैट विल अगेन गेट रिफ्लेक्टेड टू द मिरर। अब यहाँ पे एक और मिरर रखा हुआ है, वो मिरर पे जाके टकराएगा एंड ये जो डायरेक्शन है दिस विल चेंज टू दिस। तो ये बैंड हो जाएगा एंड ये जो रेडिएशन है वो चॉपर में आएगा। सो दिस इज द चॉपर।
तो यहाँ पे दोनों जो रेडिएशन है वो कंबाइन हो गए, दिस इज द मिरर एंड दिस इज आल्सो माय मिरर। दोनों मिरर में से रेडिएशन मिले किसमें आ गए, चॉपर में। सब चॉपर में बहुत सारा रेडिएशन है, वो बाहर एमिट होगा, वो पास होगा मोनोक्रोमेटर में से। मोनोक्रोमेटर में से जाएगा डिटेक्टर में, फिर एम्पलीफायर में जाएगा। ये जो रेडिएशन है वो एम्पलीफायर में जाएगा एंड लास्ट में अपने को क्या मिलेगा, द IR spectrum which is ये रफ डायग्राम मैंने बना हुआ है। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ऐसा है। IR सोर्स है, IR सोर्स में से दो टाइप के रेडिएशन, दो डायरेक्शन में रेडिएशन आएगा एंड वो कहां पे जाएगा, पहले मिरर में। मिरर में से वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड फर्स्ट इट विल पास थ्रू द रेफरेंस एंड सैंपल। अब इसका जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज आए होंगे एंड वो अब आएगा मिरर में। मिरर से अंदर आके दोनों रेडिएशन कंबाइनली चॉपर में जाएगा। चॉपर में जाने के बाद दैट रेडिएशन विल पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, वो रेडिएशन को मोनोक्रोमेटर यानी एक ही फ्रीक्वेंसी वाला जो मोनोप्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें कन्वर्ट कर देगा। देन इट विल गो टू डिटेक्टर। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर देगा, फिर वो जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना होगा, उसका बढ़ाना होगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा एंड लास्ट में आपको ये IR सिग्नल मिलेगा। क्लियर? ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। So what are the parts in IR spectroscopy? First part is IR source, then mirror, then reference, then sample, then chopper, then monochromator, detector, amplifier and recorder। तो ये सब जो है, ये जो पार्ट्स है वो अपने को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। So first of all, let us start with IR source. IR source, first best source is Nernst blower. This is the best IR source. ये कैसे बनता है? It is formed by the oxides of zirconium, yttrium and erbium। ये तीनों के जो ऑक्साइड्स है वो नर्स्ट ब्लोअर में यूज होता है एंड इट इज फिल्ड इन रॉड। वो रॉड के अंदर भरा जाता है और रॉड का जो mm होता है डायमीटर ऑफ रॉड is 2 mm and length is 30 mm। क्लियर? सो ये जो है वो ये जो गैस है zirconium, yttrium and erbium, इसको एक रॉड में भरा जाता है जिसका डायमीटर है 2 mm एंड लेंथ लंबाई जो है वो 30 mm है। अब ये जो है वो नॉन कंडक्टिंग है एट रूम टेम्परेचर। ये जो गैसेस है वो नॉन कंडक्टिंग है रूम टेम्परेचर पे। तो क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो द टेम्परेचर इज रेज्ड एट द रेंज ऑफ 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेंज कितना होगा, 1000 से 1800 के बीच में। And it has wide IR range and
लार्ज इंटेंसिटी, इसका जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, एंड इसका जो आईआर रेंज है वो भी थोड़ा ज्यादा है. सो एवरीवन इज प्रेफरिंग नर्स्ड ग्लोवर. सेकंड टाइप का है दैट इज ग्लोवर. ये है सेकंड टाइप ऑफ सोर्स, आईआर सोर्स. तो फर्स्ट जो है नर्स्ड ग्लोवर है, सेकंड जो है वो ग्लोवर है. दैट इज द made up of rod of sintered silicon carbide. It is a rod made up of sintered silicon carbide and the diameter of the rod is 4 mm and लेंथ इज 50 mm. ये भी नॉन कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज एट 1300 to 1700 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है उसका इंटेंसिटी लेस है कंपेयर्ड टू दैट ऑफ नर्स्ड ग्लोवर. सो एक टाइप का डिफरेंस बिटवीन हो गया. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन nurched glower and glower. So nurched glower is formed by the gases of zirconium, yttrium and erbium. Glower is formed by made up of a rod of sintered silicon carbide. यहाँ पे वो रॉड जो है उसका डायमीटर है 2 mm and लेंथ है 30 mm. वहाँ पे डायमीटर है 4 mm and लेंथ है 50 mm. यहाँ पे ये भी नॉन कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, वो भी नॉन कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे. तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज कितना होगा 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे टेम्परेचर रेंज है 1300 टू 1700 डिग्री सेल्सियस. ये जो नर्स्ड ग्लोवर है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है एंड आईआर रेंज जो है वो थोड़ा वाइड है, थोड़ा ज्यादा है. यहाँ पे क्या है, इसके कंपैरिजन में ग्लोवर कम इंटेंसिटी वाला आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है. क्लियर? सो दिस इज फॉर द आईआर सोर्स. अब आएगा सैंपलिंग. सैंपलिंग कितने टाइप्स के होंगे? सैंपल बनाना है मुझे, तो मैं कौन से मेथड से बना सकता हूं? देयर आर 4 मेथड्स. फर्स्ट इज solid sampling, second is liquid sampling, third is gaseous sampling, and fourth is solution sampling. So there are 4 types of sampling methods, out of which first is solid sampling, second is liquid sampling, third is gaseous sampling and fourth is solution sampling. अब मोनोक्रोमेटर आएगा. मोनोक्रोमेटर 2 टाइप के होंगे. फर्स्ट इज प्रिज्म and second is grating. So prism सुना होगा and grating सुना होगा सबने. These are used for the as a monochromator. तो यहाँ पे जो prism बनेगा, so this is suppose the prism, तो ये किसका बना होगा? मेटल हैलाइड का. Suppose NaCl या KBr या लिथियम क्लोराइड, इन सब का जो प्रिज्म है वो यहाँ पे यूज होता है ऐसा मोनोक्रोमेटर. ग्रेटिंग मतलब इट इज अ ग्लास जिसमें कई सारे स्पाइक्स टाइप के होते हैं. ग्रेटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है एंड प्रिज्म का समवट ट्रायंगल भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, डिपेंड्स. बट ग्रेटिंग में कई सारे ऐसे रूट्स होते हैं बिकॉज ऑफ व्हिच मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म एंड ग्रेटिंग. मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका डायरेक्शन एक ही, जिसका सिंगल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म
prism and grating. Write down this.